स्टार्ट करते रेशियो का नेक्स्ट क्लास। ऑलरेडी लास्ट क्लास में देखो हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो, और बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट भी लिखा था। एक बार उसको रिवीजन कर लेते हैं। बैलेंस शीट का देखो लायबिलिटी साइड में 3 हेड आता है। पहला हेड होता है शेयर होल्डर्स फंड, दूसरा होता है नॉन करंट लायबिलिटी, तीसरा होता है करंट लायबिलिटी। एसेट साइड में 2 मेजर हेड आता है, एक होता है नॉन करंट एसेट, उसके अंदर आता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, मतलब जितना भी फिक्स टैंजिबल एसेट्स या इनटैंजिबल होता है, जैसे वो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, मोटर, कार, फर्नीचर हो सकता है, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट हो सकता है, वो सब पीपीई के अंदर आ जाता है। उसके अलावा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को अलग से कंसिडर करते हैं, वो भी नॉन करंट एसेट का ही पार्ट होता है। करंट एसेट में इन्वेंट्रीज आएगा, ट्रेड रिसीवर्स में डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल आ जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंस आएगा, एक्रूड इनकम आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के नाम में उसमें कैश इन हैंड आता है, कैश एट बैंक आता है। ठीक है, तो ये मेजर हेड्स है। अब हम लोग फॉर्मूला पेज में 4th पॉइंट लिखेंगे। लिखो फॉर्मूला पेज में लिखना वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल, देखो बिजनेस में 2 तरह का कैपिटल होता है, मतलब कैपिटल 2 तरह का होता है। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल, एक होता है वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल वो कैपिटल है जो फिक्स्ड एसेट्स में ब्लॉक्ड है। देखो हमने फर्नीचर खरीद लिया, पैसा ब्लॉक्ड हो गया फिक्स्ड एसेट्स में, तो जो पैसा फिक्स्ड एसेट्स में ब्लॉक्ड है उसको बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। और जो पैसा हम लोग को डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी चालू रखने के लिए चाहिए उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। अगर सारा कैश उठा के हम लोग बैंक में एफडी कर देंगे तो बिजनेस चला नहीं पाएंगे। बिजनेस चलाने के लिए हाथ में कुछ पैसा होना चाहिए। ठीक है, डेटर्स के पास हमेशा कुछ पैसा ब्लॉक्ड रहेगा, सारा पैसा का रिकवरी कभी नहीं हो सकता। वो तभी हो जब जिस दिन तुम बिजनेस बंद करोगे, फिर भी कुछ छूट जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता कि सबसे पैसा कलेक्शन हो गया, हमेशा कुछ उधारी रह जाता है। क्रेडिटर्स का पूरा पेमेंट कभी नहीं होता, हमेशा कुछ ना कुछ उधारी रह जाता है। तो कुछ करंट एसेट हमेशा हमारे पास रहेगा, कुछ करंट लायबिलिटी हमेशा हमारे सर के ऊपर रहेगा। तो वर्किंग कैपिटल होता है क्या? इट इज द कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर रनिंग डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी। देखो इसमें इट इज द कैपिटल, कहां लिखना है? फॉर्मूला पेज में लिखना है। रिक्वायर्ड फॉर रनिंग डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी। हम लोग को स्टॉक कैसा खरीदना चाहिए? सारा स्टॉक बिक गया, खत्म हो गया, सेल आउट हो गया, ये कोई अच्छा बात है कि खराब बात है? ये बहुत खराब बात है, अच्छा बात नहीं है। स्टॉक हमेशा रहना चाहिए हमारे पास। फिर कोई कस्टमर आएगा तो उसको वापस भेजना पड़ेगा हमको, है ना? तो स्टॉक हमारे पास इतना होना चाहिए कि कभी स्टॉक आउट वाला पोजीशन ना आए। क्लियर? कुछ पैसा डेटर्स में हमेशा ब्लॉक्ड रहेगा, कुछ पैसा बिल्स रिसीव में ब्लॉक्ड रहेगा, सारा रिकवरी चाह के भी नहीं हो सकता, कुछ हमको कैश इन हैंड रखना पड़ेगा। तो इट इज द कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर रनिंग डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी। इसको हम लोग कैसे फॉर्मूला के फॉर्म में लिखेंगे? लिखो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो दूसरा तरफ हम ये भी बोल सकते हैं कि वर्किंग कैपिटल इज द एक्सेस ऑफ डैश ओवर डैश। आंसर क्या होगा? ओवर करंट लायबिलिटी। ठीक है, अब जो चीज बताने जा रहे हैं उसको बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि वो चीज तुमको आगे चल के फ्यूचर में एक चैप्टर आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, वहां पे भी काम आएगा। देखो करंट एसेट से जब हम लोग करंट लायबिलिटी माइनस करते हैं ना तो वर्किंग कैपिटल आता है। जैसे मान लो करंट एसेट 5 था और करंट लायबिलिटी 3 था, तो 5 माइनस 3 वर्किंग कैपिटल कितना होगा? 2। तो ये 2 किसका पार्ट है? 3 का पार्ट है कि 5 का पार्ट है? ये 5 का पार्ट है ना? इसलिए हम लोग बोलते हैं इट इज द एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी। तो क्या हम बोल सकते हैं वर्किंग कैपिटल का मतलब नेट करंट एसेट है ना? दिस इज ग्रॉस करंट एसेट। करंट एसेट से जब करंट लायबिलिटी माइनस कर देंगे उसके बाद भी हमारे पास जो करंट एसेट बच जाएगा, नेट करंट एसेट, वही है वर्किंग कैपिटल। क्लियर? तो अभी इसका दरकार नहीं है, इसका दरकार आएगा जब हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर में जाएंगे। अभी बस हमको इतना जानना है कि वर्किंग कैपिटल होता क्या है। इट इज करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, या फिर एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी। तो फॉर्मूला पे ये बात लिख लो।
अब फॉर्मूला पेज में ये बात लिखने के बाद सम नंबर 3 में आ जाओ पीडीएफ में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 2 सम कवर कर लिया था, ठीक है। सम नंबर 3 में आ जाते हैं। सम नंबर 3 में देखो क्या लिखा है, करंट एसेट्स 20 लाख रुपया है, इन्वेंट्रीज 10 लाख रुपया है, वर्किंग कैपिटल 12 लाख रुपया है। क्या कैलकुलेट करना है हम लोग को, करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। सिलेबस का सबसे इजी चैप्टर कौन सा है, रेशियो, और सिलेबस का सबसे टफेस्ट चैप्टर कौन सा है, रेशियो, क्योंकि ये तुमको बहुत टर्म्स के साथ खेलेगा। यहाँ पे फिर से बता रहे, कल बताए थे, पोस्टमार्टम होगा, तुमको एक एक चीज पता होना चाहिए। देखो क्वेश्चन में करंट एसेट भी दिया है 20 लाख और इन्वेंट्रीज भी दिया है। इन्वेंट्रीज का मतलब स्टॉक एंड इन्वेंट्रीज मतलब क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक करंट एसेट का पार्ट है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये इन्वेंट्रीज करंट एसेट में ऑलरेडी इंक्लूडेड है कि नहीं है, तो आंसर है ऑलरेडी इंक्लूडेड है। व्हेन वी से करंट एसेट मतलब टोटल करंट एसेट, तो करंट एसेट क्वेश्चन में कितना दिया है, 20 लाख। तो वो जो करंट एसेट है 20 लाख, उसके अंदर 100% ऑलरेडी इन्वेंट्री इंक्लूडेड है, तो अलग से इन्वेंट्री को ऐड नहीं करना है। करंट रेशियो का फॉर्मूला के लिए हमको 2 ही चीज चाहिए। करंट रेशियो का फॉर्मूले में 2 ही एलिमेंट चाहिए, एक होता है करंट एसेट और दूसरा होता है करंट लायबिलिटी। ध्यान यहाँ पे दो, उसमें नहीं, उसको छोड़ दो। तो हम उसको देख के पढ़ाएंगे तो फिर पढ़ाना भूल जाएंगे, तुम देखते भी नहीं। यहाँ ध्यान दो, तुम पीछे देख रहे हो, तुम यहाँ ध्यान दो। मेरा काम ये नहीं, तुम यहाँ ध्यान दो, इसका फिर उसका फीस नहीं लेते हम। इधर ध्यान दो भाई, हमको नहीं बोले, तुमको ध्यान देना है। करंट रेशियो में 2 ही चीज चाहिए मसाला में, एक करंट एसेट और एक करो, समझ गए, करंट एसेट और एक करंट लायबिलिटी। तो देखो तो क्या सम में करंट एसेट है, बिल्कुल है, लेकिन क्या सम में करंट लायबिलिटी है, नहीं है। और सम में एक और डेटा दिया है, वर्किंग कैपिटल। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। लिखो पहले वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अभी हम सीए माइनस सीएल लिख रहे हैं। अगर तुमने एग्जाम में सीए माइनस सीएल लिखा है, डेफिनेटली एग्जाम में 2 मार्क्स काट लेगा, ठीक है। तुमको पूरा लिखना है, तुम एज अ स्टूडेंट तुमको ये बात पूरा, तुमको, ठीक है। हाँ हाँ, मतलब मेरा, लेट मी स्पीक, स्टूडेंट को एज अ स्टूडेंट उसको पूरा लिखना है। देयर इज नथिंग कॉल्ड सीए और सीएल, ठीक है। ये हम लोग अभी टाइम बचाने के लिए लिख रहे हैं, एग्जाम में बिल्कुल नहीं लिखना है, जिनका लिखने वाला एग्जाम है, ठीक है। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। तो वर्किंग कैपिटल देखो क्वेश्चन में कितना दिया है, 12 लाख, तो एलएचएस में लिख दो 12 लाख। करंट एसेट्स कितना दिया है, 20 लाख, माइनस करंट लायबिलिटी। इक्वेशन को सॉल्व करो, ये 20 लाख उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब करंट लायबिलिटी आ रहा है 8 लाख। तो सीधा आंसर निकाल देंगे, करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट कितना, 20 लाख, करंट लायबिलिटी कितना, 8 लाख, तो 2.5:1, मतलब मेरा करंट एसेट करंट लायबिलिटी के 2.5 गुना है। ये अच्छा है कि खराब है, अच्छा है ना, ये अच्छा है। मेरा करंट एसेट इज 2.5 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटी। आइडियल क्या होता है, स्टैंडर्ड क्या होता है, 2:1। जिस बिजनेस का करंट रेशियो 2:1 है उसका स्टैंडर्ड है, ठीक ठाक है। जैसे देखो ब्लड टेस्ट करवाते हैं, कल भी एग्जांपल दिए थे, ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो हम लोग का रिपोर्ट जो होता है ना, उसके ठीक साइड में ना स्टैंडर्ड लिखा रहता है। अगर कभी तुमने रिपोर्ट को फॉलो किया होगा, रिपोर्ट से जाएगा तो डॉक्टर को तो पकड़ा दिया, अरे खुद भी देखो उसमें क्या लिखा है, अरे हमको नहीं समझ में आएगा, अरे खुद देखो उसमें सब लिखा रहता है, इतना होना चाहिए तुम्हारा, इतना है। हम लोग अगर देखेंगे खुद भी समझ सकते हैं। तो स्टैंडर्ड लिखा रहता है, जैसे हेमोग्लोबिन 10 होना चाहिए, है ना, बॉडी में जो ब्लड है वो 10 होना चाहिए, 10 पॉइंट। अब तुम्हारा 6 है, मतलब बहुत खराब सिचुएशन है, कभी भी तुम बिस्तर पे जा सकते हो, ठीक है। 12 है मतलब अच्छा है, समझ में आ रहा है। तो हर चीज का एक स्टैंडर्ड होता है, बेंचमार्क होता है। वैसे करंट रेशियो का बेंचमार्क स्टैंडर्ड क्या है, 2:1। 2:1 मींस करंट एसेट शुड बी ट्वाइस ऑफ करंट लायबिलिटीज। यहाँ पे 2.5:1 है, तो ये तो और अच्छा है। 3:1 हो तो और अच्छा है। सोचो 1.92:1 है, मतलब सिचुएशन खराब है। अच्छा, खराब मतलब बिजनेस बंद हो जाएगा, नहीं, तबीयत खराब हुआ तो दवाई होगा, उसको
ट्रीटमेंट किया जाएगा। वैसे अगर बिजनेस में सिचुएशन खराब है तो उसको मेजर्स लिया जाए, क्या करे कि सुधार किया जा सके। ठीक है, तो खाली चैप्टर को तुमको ऐसा नहीं कि खाली फॉर्मूला बेस्ड है, तुमको अंदर इसका मीनिंग पता होना चाहिए। 2.5:1 मतलब करंट एसेट इज 2.5 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटी। तो सिंपल सा सम्स था, खत्म हो गया। नेक्स्ट सम नंबर 4 में जाते हैं। स्टार्टिंग में कुछ सम बहुत सिंपल सिंपल है, ठीक है, आगे भी सब सिंपल रहेगा, बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है। सम नंबर 4 देखो, ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल्स इज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट की करंट लायबिलिटी? करंट लायबिलिटी। ट्रेड पेएबल्स इज अ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। क्वेश्चन में देखो करंट लायबिलिटीज ऑलरेडी दिया है, देखो इस इक्वेशन को देखो, वर्किंग कैपिटल में फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। क्या तुमको क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल दिया है? हाँ दिया है। क्या क्वेश्चन में करंट लायबिलिटीज दिया है? वो भी दिया है। तो क्या करंट एसेट निकल जाएगा? निकल जाएगा। और जब करंट एसेट निकल जाएगा, करंट लायबिलिटी पता रहेगा, तो सम बन जाएगा। तो सम नंबर 4 को लिख लेते हैं होमवर्क। स्टूडेंट का डाउट आ रहा है कि ये ट्रेड पेबल्स का क्या काम है? कोई काम नहीं है। तो देखो इस सम में इन्वेंट्रीज का कोई काम नहीं था, क्योंकि इन्वेंट्रीज ऑलरेडी करंट एसेट का पार्ट है। वैसे ट्रेड पेबल्स ऑलरेडी करंट लायबिलिटी का पार्ट है। व्हाट इज इन्वेंट्री? स्टॉक। बचपन से जिसको क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं उसी को इन्वेंट्रीज कहते हैं। ठीक है, बचपन से जिसको हम लोग क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं उसको इन्वेंट्रीज कहते हैं। तो सम नंबर 4 बन जाएगा सबका। आगे बढ़ते हैं, सम नंबर 5 में जाते हैं। वर्किंग कैपिटल 6 लाख है। देखो टोटल डेट, व्हेन वी से डेट, डेट का मतलब लायबिलिटी, टोटल डेट, टोटल लायबिलिटी 27 लाख है, जिसमें नॉन करंट लायबिलिटी 24 लाख है। अब एक चीज समझो, टोटल डेट के अंदर दो तरह का डेट आएगा, तो ध्यान दो इधर। टोटल डेट के अंदर दो तरह का डेट, एक वो डेट जो 12 महीना बाद चुकाएंगे, दैट इज नॉन करंट लायबिलिटी, या फिर लॉन्ग टर्म डेट, नॉन करंट लायबिलिटी या फिर लॉन्ग टर्म डेट। और एक वो लायबिलिटी जो 12 महीने के रहते रहते विद इन 12 महीना चुका देंगे, दैट इज करंट लायबिलिटी या फिर शॉर्ट टर्म डेट। तो क्या हम बोल सकते हैं टोटल डेट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट? क्या हम ये भी बोल सकते हैं टोटल डेट इज इक्वल टू नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी? तो देखो, तो तुमको इक्वेशन में, क्वेश्चन में टोटल डेट पता है, क्या तुमको नॉन करंट लायबिलिटी पता है? तो क्या टोटल डेट और नॉन करंट लायबिलिटी के बेसिस पे हम करंट लायबिलिटी निकाल सकते हैं? इक्वेशन से निकाल सकते हैं। इक्वेशन बनाने आना चाहिए। क्या इक्वेशन बनेगा? टोटल डेट इज इक्वल्स टू नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। इक्वेशन बनाने आना चाहिए। अगर इक्वेशन बनाने नहीं है तो फिर दिक्कत है। चलो ये सम करा दे रहे, सम नंबर 5, छोटा सा सम से। ठीक है, आगे देखो और क्या दिया है इसमें, कि बोल रहा है कैलकुलेट करंट रेशियो। तो सम नंबर 5 फटाफट कर लेते हैं। हाँ हाँ, तो वही बता रहे हैं ना, वही चीज बता रहे हैं हम भी। देखो सम नंबर 5 देखो, तो पहले इक्वेशन ऐसे लिख देंगे सम नंबर 5 के लिए, ऐसे लिख दो, टोटल डेट इज इक्वल्स टू नॉन करंट लायबिलिटीज, जिसको हम लोग लॉन्ग टर्म डेट भी बोल सकते हैं, लॉन्ग टर्म डेट प्लस करंट लायबिलिटीज। तो जल्दी जल्दी देखो, टोटल डेट कितना है क्वेश्चन में? 27 लाख। नॉन करंट लायबिलिटीज है 24 लाख। तो फटाफट इक्वेशन को सॉल्व करके करंट लायबिलिटीज मिल जाएगा। तो हम बोल सकते हैं करंट लायबिलिटीज 3 लाख। डन। अब तुमको करंट लायबिलिटी पता है, क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल दिया है, तो इक्वेशन में डालो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। कितना दिया है क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल? 6 लाख। डन है कि नहीं? ये निकाल लिए ना। अब नेक्स्ट इक्वेशन में इसको पकड़ेंगे, तो यहां से करंट एसेट निकल जाएगा। देखो ये -3 लाख है, यहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो उस हिसाब से करंट एसेट कितना? 9 लाख। किसी को डाउट नहीं यहां तक? सबको क्लियर है? देयरफॉर करंट रेशियो, मतलब देखो रेशियो कैसे चैप्टर पता है तुमको? चाबी का गुच्छा दिया हुआ है, तुमको कौन सा चाबी से कौन सा ताला खुलेगा, फिर नेक्स्ट कौन सा ताला खुलेगा, तुमको पता होना चाहिए। ये कैसे पता चलेगा अपने आप? प्रैक्टिस के साथ। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी, मतलब 9 लाख बाई 3 लाख, दैट इज
3:1। ये सब बेसिक बेसिक सम्स है, ऐसा एग्जाम में आएगा नहीं, ऐसा नहीं आएगा, ठीक है, सब बेसिक बेसिक सम्स है, इसी टाइप का आएगा, थोड़ा मॉडिफिकेशन रहेगा। आगे बढ़ते हैं। सम नंबर 5 कंप्लीट सबका। सम नंबर अच्छा 3:1 को हम खाली 3 भी तो लिख सकते हैं ना, एक ही बात है ना, 3:1 मतलब 3/1 दैट इज 3, 3 टाइम्स 3। सब नंबर 6 में आ जाओ, देखो डन, सबका 5 हो गया, बता दें। सम नंबर 6 को रीड करो, देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, करेंट रेशियो 2.5, 2.5 मतलब 2.5 is to 1, and when we say current ratio 2.5 मतलब current asset is 2.5 times of current liabilities, है कि नहीं। current ratio 2.5 मतलब current asset 2.5 गुना है किसका, current liability का। अगर मेरा current liability 1 है तो उसका 2.5 गुना मेरा current asset है, तभी मेरा current ratio 2.5 है। और क्या क्या डेटा दिया क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में डेटा के नाम पे और क्या क्या दिया है, और दिया वर्किंग कैपिटल बता दिया, बोल रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको x लेके सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 लिखो, लेट द करंट लायबिलिटीज बी x, therefore current asset is equals to 2.5x। बताओ ये समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर हम करंट लायबिलिटी को x लेते हैं तो उस हिसाब से करंट एसेट 2.5x होगा। नेक्स्ट लाइन, बाय द प्रॉब्लम वर्किंग कैपिटल is equals to current asset minus current let the current liabilities be x। क्वेश्चन में तुमको करंट एसेट मांगा है और करंट लायबिलिटी मांगा है, हम लोग को दोनों नहीं पता। हमको इतना तो पता है कि करंट रेशियो 2.5 है, मतलब मेरा करंट एसेट 2.5 गुना है करंट लायबिलिटी का, तो इसलिए हमने करंट लायबिलिटी को x मान लिया, उस हिसाब से करंट एसेट उसका 2.5 गुना 2.5x हो जाएगा। क्लियर है। वर्किंग नहीं क्लियर है तो वही ना है 2.5x, करंट लायबिलिटी को x मान रहे हैं तो उसका 2.5 गुना कितना होगा, क्या हुआ बोलो, क्या डाउट है, और कोई डाउट, आगे बढ़े बोलो। बीटीपी ये हम लोग मैथ्स में लिखते हैं ना, एटीपी बीटीपी लिखते थे ना हम लोग मैथ्स में, बचपन का मैथ्स में, बाय द प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, मैथ्स मैथ्स से कोई कनेक्शन नहीं। अच्छा वर्किंग कैपिटल कितना दिया हुआ है, 1.5 लाख। करंट एसेट की जगह 2.5x और करंट लायबिलिटी की जगह x, तो हम लिख सकते हैं 1.5 लाख इज इक्वल्स टू 1.5x। x का वैल्यू आ जाएगा देखो 1 लाख। इतना समझ, अच्छा ये स्टेप जंपिंग इतना अलाउड है, इतना स्टेप नहीं दिखाना है तुमको। अच्छा ये 1.5 इंटू एक्स है तो इधर जाके वो डिवाइड हो, तो 1.5 लाख को जब 1.5 से डिवाइड करेंगे तो 1 लाख आएगा। तो x किसको माने थे, करंट लायबिलिटी को, तो आ गया आंसर। देयरफॉर करंट लायबिलिटी 1 लाख एंड करंट एसेट उसका दैट इज 2.5 इंटू 1 लाख, 2,50,000। सिंपल सिंपल सम से ये सब क्लियर है यहाँ तक। एमसीक्यू में ये सब बहुत आ सकता है, इस टाइप का सम, वो लोग का एमसीक्यू है ना, तुम लोग का भी आ सकता है, इस टाइप का आया था। एक महीना क्लास थोड़ा इधर उधर हो गया है। क्लियर सबको सम नंबर 6। 7 में बढ़ते हैं आगे। 7 देखो, वर्किंग कैपिटल दिया 18 लाख, ट्रेड पेबल्स इधर ध्यान दो, ट्रेड पेबल्स 1,80,000, अदर करंट लायबिलिटीज 4,20,000। एक बात बताओ, कल भी हमने क्लास में डिस्कस किया था, पहले भी डिस्कस, बोलो क्या डाउट,
कल भी हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था कि करंट लाइबिलिटीज के अंदर कौन कौन सा हेड आता है। देखो सब सुनते रहना है, बिकॉज ये तुम लोग एक चैप्टर है, थ्योरी चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, तो उसके साथ साथ ही कवर हो जाएगा। करंट लाइबिलिटी के अंदर सबसे पहला हेड आता है ट्रेड पेबल्स। करंट लाइबिलिटी एक हेडिंग है, उसके अंदर सब हेड होता है ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स के अंदर दो चीज आता है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। फिर आता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट, जो हमने शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए बनाया है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। फिर आता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, स्मॉल टाइम पीरियड के लिए जो लोन ले रखे हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। और नेक्स्ट हेड आता है, लास्ट हेड आता है अदर करंट लाइबिलिटी। तो तुम सोचो करंट लाइबिलिटी के अंदर चार हेड बता दिए। पहला हेड कौन सा, ट्रेड पेबल्स। दूसरा हेड कौन सा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तीसरा हेड कौन सा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। चौथा हेड कौन सा, अदर करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटी के अंदर चार हेड, ट्रेड पेबल्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, अदर करंट लाइबिलिटी। तो तुम देखो तो क्वेश्चन नंबर 7 में ट्रेड पेबल्स और अदर करंट लाइबिलिटीज दोनों दिया है, और ये किस हेड के अंदर आता है, ये दोनों करंट लाइबिलिटीज के अंदर। तो अगर हम ट्रेड पेबल्स और अदर करंट लाइबिलिटीज को ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, करंट लाइबिलिटी मिल जाएगा। क्लियर, ट्रेड पेबल्स और अदर करंट लाइबिलिटी को ऐड कर देंगे तो करंट लाइबिलिटी टोटल मिल जाएगा। और क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, क्वेश्चन में देखो वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है। तो जब तुमको करंट लाइबिलिटी मिल जाएगा और वर्किंग कैपिटल पता है तो करंट एसेट भी आ जाएगा, है कि नहीं, आ जाएगा। और जब करंट एसेट पता रहेगा, करंट लाइबिलिटी पता रहेगा, तो सम बन जाएगा। लिख लो इसको, होमवर्क 7 को लिखो होमवर्क। नहीं, ये सब बता दे रहे हैं ना, सब करना है, जो हो जाए तो घर पे होमवर्क। 8 वाला देखो, टोटल डेट, जल्दी बताओ इक्वेशन क्या होना चाहिए, टोटल डेट इज इक्वल टू डैश प्लस डैश प्लस करंट लाइबिलिटी, या फिर लॉन्ग टर्म डेट्स प्लस शॉर्ट टर्म डेट्स, बात एक ही है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 में टोटल डेट्स 19,50,000 है। अगर टोटल डेट्स से हम लोग लॉन्ग टर्म डेट्स को खींच के माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, शॉर्ट टर्म डेट्स, करंट लाइबिलिटी। और करंट लाइबिलिटी पता है, वर्किंग कैपिटल पता है, करंट लाइबिलिटी पता है, वर्किंग कैपिटल पता है, तो करंट एसेट आ जाएगा। हाँ, एक बार और, टोटल डेट से अगर लॉन्ग टर्म डेट्स को माइनस कर देंगे तो शॉर्ट टर्म डेट्स आएगा, और जो शॉर्ट टर्म डेट्स है वही करंट लाइबिलिटी है। करंट लाइबिलिटी पता चल गया, वर्किंग कैपिटल पता है, तो इक्वेशन में डाल के करंट एसेट आ जाएगा, समझ बन जाएगा। लिख लो होमवर्क, 8 को लिखो होमवर्क। 9 में आ जाओ, करंट एसेट पता है, वर्किंग कैपिटल पता है, सब इजी सम्स है। बताओ करंट एसेट पता है, वर्किंग कैपिटल पता है, तो करंट लायबिलिटी निकल जाएगा, तो करंट रेशियो निकल जाएगा। 9 को लिखो होमवर्क। 10 में आ जाओ, 9 तक ठीक है ना, सब कंट्रोल में है। 10 वाला देखो, एक कंपनी का करंट एसेट 4.5 लाख था, करंट लायबिलिटी 2 लाख था, उसने बाद में 30,000 का गुड्स उधार में खरीदा। जल्दी से बताओ, अगर हम गुड्स उधार में खरीदेंगे तो करंट एसेट स्टॉक बढ़ जाएगा और क्रेडिटर्स लाइबिलिटी बढ़ जाएगा। मतलब उधार में गुड्स खरीदने से करंट लाइबिलिटी भी 30,000 से बढ़ जाएगा और करंट एसेट भी 30,000 से बढ़ जाएगा। क्लियर, पहले से करंट एसेट कितना था, 4 लाख। रिवाइज्ड करंट एसेट कितना होगा, 4,30,000, 4,50,000 था तो 4,80,000। ठीक है, अटेंटिव रहो सब कोई। ठीक है, फिर उसके अलावा तुम देखो पहले से करंट लायबिलिटी कितना था, 2 लाख। रिवाइज्ड करंट लायबिलिटी कितना होगा, 2,30,000। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि रिवाइज्ड करंट रेशियो निकालना है, ऐसे ही कुछ बोला है ना क्वेश्चन में, है ना, आफ्टर द परचेज। तो हम लोग इसको कर लेते हैं, देखो कैसे लिख के करना है। सम नंबर 10, थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस कैसा होना चाहिए इसमें खाली बता दे रहे हैं, डिस्कस तो हम लोग कर ही लिए हैं। सम नंबर 10 देखो, लिखो करंट एसेट्स कितना दिया हुआ है, 4,50,000। करंट लाइबिलिटीज 2 लाख। ठीक है, रिवाइज्ड करंट एसेट, 4,80,000। रुक जाओ,
ब्रैकेट में लिखेंगे आफ्टर क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ये ऐसे लिखना है। ऐसे लिख के दिखाना है, ठीक है। फिर रिवाइज्ड माँ सरस्वती देख रही है, ध्यान से लिखो भी। आफ्टर क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स रिवाइज्ड करेंट लाइबिलिटीज 2 लाख प्लस 30,000 मतलब 2,30,000, ठीक है। अब करंट रेशियो निकाल देंगे। तो इसमें क्या था ना, बस थोड़ा राइटिंग एक बार हमको लिखवा देना था कि अगर एग्जाम में आ जाए तो लिखना कैसे है तुमको, ताकि एग्जाम में तुम्हारा आंसर को कट नहीं करे। तो तुम तो मुंह जवानी भी आंसर बोल दोगे, तुमको मुंह जवानी थोड़ी आंसर देना है, तुमको तो लिख के बताना है। तो मेन होता है राइटिंग प्रैक्टिस, राइटिंग स्किल। तो करंट एसेट बाय करंट लाइबिलिटीज मतलब 4,80,000 डिवाइडेड बाय 2,30,000, तो 48/23 करके देखो कितना आ रहा है। 48/23 समथिंग मोर देन 2 ही आएगा। ऐसे नहीं होता है, करके देखो। अब तुम कैलकुलेटर क्या यूज कर रहे हो? कैलकुलेटर अलाउड नहीं एग्जाम में। डिवाइड करके देखो कॉपी के पीछे। 48/23 कितना आ रहा है? 2.09:1, ठीक है। 2.09:1। 08 के बाद कुछ और रेकरिंग, देखो 2.08 आ रहा है। हमको भी लग रहा है वही आंसर, क्योंकि आंसर भी तो वही दिया हुआ है, हमको जितना याद है आंसर 0.80 होगा तो उसको पीछे, उसके बाद वाला 5 है। हाँ तो वही आंसर भी वही दिया 2.09:1। 8 आया था ना, उसको रेकरिंग में कुछ था, 5 6 कुछ था। ठीक है, देख लो शायद कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होगा। 11 देखो सबको, ये सबको क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। करंट लाइबिलिटी ऑफ अ कंपनी 1,75,000, करंट रेशियो 2:1, इट पेड 30,000 टू अ क्रेडिटर। एक बात बताओ, क्रेडिटर को अगर हम 30,000 का पेमेंट करेंगे, जर्नल एंट्री क्या होता है? क्रेडिटर को 30,000 का पेमेंट करने पे क्रेडिटर्स टू कैश, इसका इफेक्ट क्या होगा? क्रेडिटर लाइबिलिटी 30,000 से रिड्यूस हो जाएगा और कैश करंट एसेट भी 30,000 से रिड्यूस हो जाएगा। मतलब क्रेडिटर को पेमेंट करने पे हमारा एग्जिस्टिंग करंट एसेट 30,000 से कम हो जाएगा और एग्जिस्टिंग करंट लाइबिलिटी भी 30,000 से कम हो जाएगा। तो सम नंबर 11 करते हैं। 11 में देखो करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी बताया ही नहीं, एग्जिस्टिंग क्या बता दिया है क्वेश्चन में? सिर्फ करंट लाइबिलिटीज बताया है। तो ऐसे लिखो सम नंबर 11, करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट बाय करंट लाइबिलिटीज। कितना दिया है करंट रेशियो? करंट रेशियो दिया है 2:1 मतलब 2/1। करंट लाइबिलिटी कितना दिया है? 1,75,000। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके करंट एसेट आ जाएगा, कितना हो जाएगा? दिस विल बी 1,75,000 1.5 लाख, तो 3,50,000। क्या 10 होगा? ठीक है, तो लिखे क्लियर। करंट एसेट आ गया, यहां तक कोई डाउट नहीं किसी को? आगे बढ़ते हैं। सिंस ₹30,000 इज पेड टू क्रेडिटर, ठीक है। सिंस ₹30,000 इज पेड टू क्रेडिटर, देयरफॉर रिवाइज्ड करंट एसेट
देखो एग्जिस्टिंग करंट एसेट कितना है, 3,50,000, उसमें से 30,000 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3,20,000। सबको स्टेटमेंट समझ में आ रहा है? एंड रिवाइज्ड करंट लाइबिलिटीज, रिवाइज्ड सीएल, एग्जिस्टिंग कितना था, 1,75,000, 30,000 माइनस कर देंगे तो 1,45,000। तो करंट रेशियो हो गया करंट एसेट बाय करंट लाइबिलिटी, मतलब 3,20,000 बाई 1,45,000। 32 डिवाइड बाई 14.5 करो, या फिर 320 डिवाइड बाई 145 करो। 320 डिवाइड बाई 145, क्या बंद कर दें? अरे नहीं, बंद कर दीजिए। 2.206, दैट इज 2.21। जो 206 है तो उसको 2.21:1 कर दो। कोई चाहे तो ऐसे भी आंसर लिख के छोड़ सकता है या फिर ऐसे भी लिख सकता है, 2.21:1। ठीक है, हाँ, पॉइंट पर 2 डेसिमल तक। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट सम देखो, बात मत करो, बहुत ज्यादा बात रहे हो, फिर ध्यान दो। नेक्स्ट सम फास्ट सा जल्दी देखते हैं। सम नंबर 12 लिखा है, रेशियो ऑफ करंट एसेट, करंट एसेट 3 लाख था, करंट लायबिलिटी 2 लाख था, 1.5:1। ये एग्जिस्टिंग करंट रेशियो है। द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग करंट रेशियो ऑफ 2:1। अकाउंटेंट चाहता है कि करंट रेशियो 2:1 हो जाए बाय पेइंग ऑफ अ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी। एक बात बताओ, अगर करंट लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे तो जितना से करंट लायबिलिटी कम होगा उतना से हमारा करंट एसेट भी कम हो जाएगा, क्योंकि पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं तो कैश कम हो जाएगा, तो करंट लायबिलिटी भी कम हो जाएगा। तो कितना पेमेंट कर रहे हैं वो नहीं पता, उसको एक्स मान लो। जो हम पेमेंट कर रहे हैं, अमाउंट पेड टू पे ऑफ करंट लायबिलिटीज, उसको एक्स मान लेते हैं। और रिक्वायर्ड करंट रेशियो हमको कितना मेंटेन करना है एज पर द क्वेश्चन, 2:1। एग्जिस्टिंग कितना है एज पर द क्वेश्चन, 1.5:1। सबको क्वेश्चन समझ में आ रहा है? एक बार और समझा दें, एग्जिस्टिंग रेशियो कितना था, चेक करो, करंट रेशियो कितना था एग्जिस्टिंग, 3 लाख का करंट एसेट था, 2 लाख का करंट लायबिलिटी था, तो 1.5:1 हुआ, 3/2 1.5 होता है। अकाउंटेंट चाहता है कि करंट रेशियो 2:1 मेंटेन किया जाए, और इसके लिए वो बोल रहा है कि एक पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी का पेमेंट कर दो, करंट लायबिलिटी में कुछ पेमेंट कर दो। तो वो कुछ पेमेंट जो हम करेंगे, जितना से करंट लायबिलिटी कम होगा उतना से करंट एसेट भी कम हो जाएगा। ये बात समझ में आना चाहिए। तो बोल रहा है कंप्यूट द अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटी दैट शुड बी पेड, तो वो पता करना है कि कितना पेमेंट करने पे ऐसा हो सकता है, सो दैट करंट रेशियो ऑफ 2:1 में बी मेंटेन्ड। तो ऐसा लिखो, क्वेश्चन नंबर है ये 12। तो ऐसा लिख दो, लेट द अमाउंट पेड फॉर करंट लायबिलिटीज बी एक्स। ठीक है,
करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटीज। अकाउंटेंट कितना मेंटेन करना चाहता है करंट रेशियो? 2:1, तो इसको हम 2/1 लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जिस्टिंग करंट एसेट देख के बताओ कितना था? 3 लाख था। उसमें से ये x प्लस होगा कि माइनस होगा? माइनस होगा, क्योंकि पेमेंट करेंगे तो कैश का बैलेंस कम हो जाएगा। और एग्जिस्टिंग करंट लायबिलिटी कितना था? 2 लाख था। तो उसमें से भी x को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अब ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। ये तो एज इट इज कॉपी हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो 3 लाख माइनस x, ये 2 लाख इंटू 2 मतलब ये हो जाएगा 4 लाख माइनस 2x। अब जो एक जाति का उसको एक तरफ ले लो। ठीक है, इसका और इसका कास्ट सेम है ना, माइनस x प्लस 2x। इधर पे 4 लाख माइनस 3 लाख, तो माइनस x प्लस 2x मतलब x इज इक्वल टू 1 लाख। तो यही हो गया हम लोग का आंसर कि करंट रेशियो 2:1 मेंटेन करने के लिए क्या बोलो, ये वाला 2 लाख इंटू 2 करेंगे तो 4 लाख होगा ना। इधर माइनस क्यों है? ऊपर माइनस क्यों है? अच्छा, क्या लिखा है? अमाउंट पेड फॉर करंट लायबिलिटी। जब हम पेमेंट करेंगे, क्या चीज? तो जोर से बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं, बोलो क्या बोल रहे हो? मतलब यहाँ पे माइनस एक्स क्यों लिखे हैं? सुनो मेरे बात, जब हम लोग करंट लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे तो लायबिलिटी भी कम हो जाएगा और एसेट भी कम हो जाएगा। तो कम होगा तो माइनस का साइन देना पड़ेगा ना। इसके बाद तो इक्वेशन सॉल्व है। नहीं, जिसको निकालना पूरा क्वेश्चन पढ़ो, जो अमाउंट हम अब नहीं उस जगह से हट के निकल के यहाँ बैठो, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, इधर बैठो। क्लियर है यहाँ तक? डन। करंट रेशियो का मोटा मोटी सम समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम नंबर 13 से अब देखो नया टाइप का सम आ रहा है, लिक्विड रेशियो। कल देखो हमने तुमको लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला लिखवाया था, चेक करो कॉपी में। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट बाय लिक्विड लायबिलिटी। और लिक्विड एसेट क्या होता है? वो एसेट जो बहुत जल्द तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, वो लिक्विड एसेट होता है। जैसे सबसे हाईली लिक्विड एसेट कौन सा होता है? कैश इन हैंड, है ना। बस पर्स में हाथ देने का देरी है, पर्स में से पैसे निकालेंगे, हो सकता है कुछ कैश बाहर आ जाए। देखो प्लास्टिक बाहर आ रहा है, पैसा नहीं है, ठीक है, सब पैसा खत्म। अरे अच्छा सुनो, इधर 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 कैश इज हाईली लिक्विड। नेक्स्ट हाईली लिक्विड एसेट, प्लीज ध्यान दो, इधर ध्यान दो। नेक्स्ट हाईली लिक्विड एसेट कौन सा होता है? कैश एट बैंक। तो पॉकेट में पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, बैंक विजिट करेंगे, सेल्फ चेक विड्रॉ करके पैसा विड्रॉ कर लेंगे, सेल्फ चेक डिपॉजिट भी करके, है ना, या फिर एटीएम से भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हाई लिक्विड कौन सा होता है? बिल्स रिसीवेबल। उसका एक ड्यू डेट आएगा, ड्यू डेट पे हमको पैसा मिल जाएगा। नेक्स्ट हाई लिक्विड कौन सा होता है? डेटर्स। डेटर्स को 10 बार फोन करेंगे, 12 बार फोन करेंगे, वो मेरा बात को टालेगा, टालते रहेगा, आज दे देंगे, कल दे देंगे, कभी ना कभी इसका एक तारीख आएगा, पैसा दे देगा। स्टॉक जो होता है ना, वो लीस्ट लिक्विड होता है। मेरे पास कोई स्टॉक पड़ा है ना, तो स्टॉक पहले बिकेगा, बिकेगा तो स्टॉक डेटर्स में कन्वर्ट होगा। डेटर्स को फिर 10 बार फोन करना पड़ेगा, तब वो कभी एक दिन राजी होकर जाके बिल्स रिसीवेबल साइन करके देगा। फिर 2 महीना और वेट करना पड़ेगा, 2-3 महीना, तब जाके वो कैश में कन्वर्ट होगा। तो स्टॉक को कैश में कन्वर्ट करना बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए स्टॉक एक लीस्ट लिक्विड एसेट होता है। ऐसे समझो, हम लोग को जब कैश क्रंच होता है, कैश का दरकार होता है, तो सबसे पहले हम लोग अपना कैश इन हैंड खर्च करते हैं। वो खर्च हो जाने के बाद कैश एट बैंक खर्च करते हैं। फिर जिससे पैसा पाते हैं उनको कॉल करते, पैसा दो, पैसा का नीड है, डेटर्स से पैसा निकाल लेते हैं।
तब भी पैसा का जुगाड़ नहीं पाया, स्टॉक बेच देते हैं, तब जाके फिक्स्ड एसेट में हाथ लगाते हैं ना, कि घर में कोई प्रॉब्लम आता है तो घर बेच देते हैं उठा के, ऐसा नहीं करते हैं ना। फिक्स्ड एसेट नहीं बेचते हम लोग, फिक्स्ड एसेट बेच देंगे ना तो बिजनेस का ऑपरेशन बंद हो जाएगा। हमने फिक्स्ड एसेट ये सोच के नहीं खरीदा था कि एक दिन बेच देंगे, इंटेंशन कभी होता ही नहीं है सेल का। वो तो बहुत खराब सिचुएशन आएगा, कुछ नहीं बचा, कोई होप नहीं है, होप भी होपलेस हो गया, तब जाके फिक्स्ड एसेट को बेचेंगे। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी तब बेचेंगे, ये सबको ऐसे हाथ नहीं लगाना चाहिए, ये तो बिजनेस नहीं हो पाएगा। क्लियर? तो हर चीज का एक तरीका होता है। तो लिक्विडिटी प्रिंसिपल के हिसाब से हाईली लिक्विड एसेट कौन सा है? कैश। एंड लीस्ट लिक्विड कौन सा होता है? नॉन करंट एसेट्स। मतलब लीस्ट लिक्विड, एकदम एकदम, मतलब उसको सोचते ही नहीं है। तो बहुत बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गया लाइफ में, तब उसको बेचने का सोचेंगे। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, नहीं देखा, लैंड बिल्डिंग बेच दिया। बोले क्यों बेच दिया? बोला थोड़ा प्रॉब्लम आ गया, तो थोड़ा कैश का दरकार था। समझ में आ रहा है? इसलिए देखो, हम लोग जब मार्शलिंग सीखे थे ना बचपन में क्लास में, मार्शलिंग, तो मार्शलिंग हम लोग उल्टा सीखे थे। जो लिक्विडिटी वाला एसेट होता है एकदम एंड में होता है, और जो लीस्ट लिक्विड होता है जिसको हमको मेंटेन करना है एनी टाइम इन द बिजनेस, वो एकदम टॉप पे रखते हैं नॉन करंट एसेट्स में। लैंड, बिल्डिंग, मोटर कार, मशीन, फर्नीचर, उसके बाद आता है स्टॉक, उसके बाद आता है डेटर्स, उसके बाद आता है बिल्स रिसीवेबल, फिर कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, एक्रूड इनकम। तो जब हम लोग लिक्विड एसेट का बात करेंगे तो उसमें से करंट एसेट में से हम लोग स्टॉक को हटा देंगे, इन्वेंटरीज को हटा देंगे, क्योंकि वो हाईली लिक्विड एसेट नहीं है, वो लीस्ट लिक्विड है। सिमिलरली प्रीपेड एक्सपेंस को भी हटा देंगे, जिसका हमने प्री पेमेंट कर रखा है, वो पैसा जल्दी रिटर्न नहीं आ सकता। अगर तुमने कहीं पे प्री पेमेंट कर रखा है तो तुमको वहां पे कोई ना कोई सर्विस ही लेना पड़ेगा, जनरली वहां से कोई रिफंड नहीं हो सकता। हम लोग जैसे मान लो कोई मॉल में जाते कपड़ा खरीदने, किसी दुकान में जाते कपड़ा खरीदने, तो अगर तुम पेमेंट कर दोगे ना तो तुमको ना वो लोग तुमको वाउचर पकड़ा देगा कि आपको पैसा रिफंड नहीं मिलेगा, आप इतना का शॉपिंग कोई और कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि पैसा देने के बाद रिटर्न नहीं मिलता है। तो जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है वो भी लीस्ट लिक्विड है। तो हम लोग करंट एसेट से दो एसेट को हटा देंगे, इन्वेंट्रीज को और प्रीपेड एक्सपेंस को, तो हमको मिलता है लिक्विड एसेट। और लिक्विड लायबिलिटीज का बात करेंगे तो करंट लायबिलिटीज मेजॉरिटी ऑल लिक्विड होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट को छोड़ के। अगर क्वेश्चन में रहेगा तब उसको हम लोग अलग से डील करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। टीएस ग्रेवाल जो बुक है उसमें कोई भी ऐसा सम नहीं जहां पे बैंक ओवरड्राफ्ट दिया रहे, बट जो डब्ल्यूबी का जो बुक है ना, तो उसमें करंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओडी किया जाता है, ठीक है। उसको देख लेंगे हम लोग। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करने से पहले एक बार फॉर्मूला पेज में जाओ, सब कोई फॉर्मूला पेज में देखो। फॉर्मूला पेज में लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला लिखवाए थे, चेक करो, लिक्विड एसेट बाय लिक्विड लायबिलिटी। उसी के नीचे और देख के लिखा है एसिड टेस्ट रेशियो, फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंस होल डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओडी, लिखा है ना। तो करंट एसेट माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, ये कौन सा एसेट होता है? लिक्विड एसेट, और उसी को क्विक एसेट भी कहते हैं। अपना कॉपी में देखो, मेरा सारा बात समझ में आएगा, तुम बस कॉपी में ध्यान देते रहना। दूसरे का कॉपी में देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, अपना कॉपी में तो कुछ लिखे होंगे ना, उसको देखो। एसिड टेस्ट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंस होल डिवाइड बाय, हाँ तो ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस होगा ना, ब्रैकेट खोलेगा है कि नहीं। होल डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओडी अगर रहेगा तो, नहीं तो नहीं। और उसके बाद क्विक रेशियो का फॉर्मूला देखो, क्विक एसेट बाय क्विक लायबिलिटी। क्या होता है क्विक एसेट? करंट एसेट में से जब हम लोग इन्वेंट्रीज को माइनस कर देंगे, प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस कर देंगे, तो क्विक एसेट आ जाएगा। तो जल्दी से बताओ लिक्विड एसेट क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। क्विक एसेट क्या होता है? करंट एसेट माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। मतलब एसिड टेस्ट रेशियो, क्विक रेशियो या फिर लिक्विड रेशियो इज वन एंड द सेम थिंग, बस नाम अलग अलग है, बट है चीज पूरा का पूरा सेम। अभी स्टार्ट करते सम नंबर 13। सम नंबर 13 देखो, सम नंबर 13 क्या बोल रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट लिक्विड रेशियो। करंट एसेट 4 लाख है, तो इस करंट एसेट के अंदर क्या इन्वेंट्रीज 1 लाख का है कि नहीं है? है। इस करंट एसेट के अंदर प्रीपेड एक्सपेंस भी है, इस करंट एसेट के अंदर ट्रेड रिसीवेबल्स भी है, और करंट लायबिलिटीज 1,40,000 दिया है। तो हमको निकालना है लिक्विड रेशियो, सम नंबर 13।
कोई काम नहीं उसका। ऐसे लिखो, लिक्विड रेशियो is equals to liquid assets by liquid liabilities। अब इसको ब्रेक करो, लिक्विड एसेट्स कैसे आएगा, करंट एसेट्स माइनस ब्रैकेट के अंदर इन्वेंट्रीज। अच्छा, ब्रैकेट के अंदर प्लस लिख रहे हैं तो ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस हो जाएगा अपने आप, ठीक है। होल डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज, क्योंकि सम में कोई बैंक ओडी नहीं दिया है, बस इसमें वैल्यू पुट करो। बताओ करंट एसेट्स कितना है, 4 लाख, साइन माइनस इन्वेंट्रीज कितना है, 1 लाख, प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना है, तो 4 लाख में से 1,20,000 माइनस हो जाएगा। और करंट लाइबिलिटीज कितना है, 1,40,000। तो न्यूमरेटर में आ रहा है 2,80,000, डिनोमिनेटर में आ रहा है 1,40,000। तुम बोल सकते हैं 2:1। क्लियर। देखो ये जो है ना, यही लिक्विड एसेट है, यही क्विक एसेट है। एंड जनरली लिक्विड लाइबिलिटी मतलब करंट लाइबिलिटी, अनटिल एंड अनलेस बैंक को भी ना दिया रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में देखो, 14 में हम लोग को टोटल डेट दिख रहा है। टोटल डेट के अंदर 2 तरह का डेट होता है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। टोटल एसेट्स के अंदर कितना तरह का एसेट होता है, 2 तरह का। कौन कौन सा, नॉन करेंट एंड करेंट, नॉन करेंट एंड करेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ब्रैकेट में लिख भी दिया है फिक्स्ड एसेट्स। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, यहां पे थोड़ा अमाउंट ऊपर नीचे है क्या, टोटल डेट 12 लाख, टोटल एसेट 16 लाख, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 6 लाख। हाँ, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 1 लाख है और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 4 लाख है, ठीक है। थोड़ा अमाउंट ना ऊपर नीचे हो गया है, मतलब समझ में आ रहा है ना। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस 4 लाख है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 1 लाख है। अच्छा, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, देखो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस ना, एडवांसेस मतलब हमने किसी को एडवांस दे रखा है, दैट इज एसेट, है ना। लोन एसेट भी हो सकता है या फिर लाइबिलिटी भी हो सकता है। लोन टेकन इज लाइबिलिटी, लोन गिवन इज एसेट। तो ये जो लॉन्ग टर्म प्रोविजन है ये किस हेड में आएगा, थोड़ा ट्राई करो। शॉर्ट टर्म प्रोविजन करंट लाइबिलिटी के अंदर आता है, तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर आएगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन करंट लाइबिलिटी के अंदर आता है, तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर आएगा। याद रखना है, क्या शॉर्ट टर्म क्या लॉन्ग टर्म, ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। अगर हमने कोई प्रोविजन 1 साल से ऊपर का बना रखा है दैट इज लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अगर हमने कोई प्रोविजन 2-3 महीने के लिए बना रखा है दैट इज शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन किसका पार्ट होता है, करंट लाइबिलिटी का पार्ट होता है। एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन नॉन करंट लाइबिलिटी का पार्ट होता है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस लाइबिलिटी है कि एसेट है, एसेट है। इन्वेंट्रीज 1,90,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 10,000। तो एक बात बताओ, थोड़ा तुम लोग ट्राई करो, इस क्वेश्चन में करंट एसेट कैसे निकालेंगे। एग्जैक्टली दूसरा व्यू पॉइंट ये हो सकता है, किसी को जरूर बोलना चाहिए था कि इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंस ऐड कर देंगे तो करंट एसेट हो जाएगा, बट नहीं, ये गलत है। इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंस को ऐड करने पे करंट एसेट नहीं होगा। अगर मेरा इन्वेंट्री है तो हम उधार में जरूर बेचते होंगे, तो कुछ कैश भी होगा, कुछ डेटर भी होगा। इसको समझो। देखो हमने तुमसे एक क्वेश्चन पूछा कि करंट एसेट कैसे कैलकुलेट होगा, तो तुमने आंसर दिया टोटल एसेट माइनस नॉन करंट एसेट।
मान लो हम वो दूसरा स्टूडेंट है, हम आंसर दे रहे हैं कि इन्वेंटरीज करंट एसेट है, प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट है, दोनों को जोड़ देते हैं करंट एसेट आ जाएगा। बट ऐसा नहीं करना है, तुम गलत नहीं बोल के भी गलत बोल रहे हो, क्योंकि इन्वेंटरीज करंट एसेट है बिल्कुल, प्रीपेड एक्सपेंस भी करंट एसेट है, पर दोनों को मिलाने पे टोटल करंट एसेट नहीं होता, क्योंकि डेटर्स भी तो हो सकता है और भी तो बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, टोटल एसेट से हम लोग नॉन करंट एसेट्स को माइनस करेंगे। तो देखो, तो नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा, क्या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नॉन करंट एसेट में आएगा, क्या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नॉन करंट एसेट में आएगा, क्या लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ध्यान से सुनो, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस करंट एसेट होता है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, देखो वर्ड क्या इंपॉर्टेंट है, एडवांसेस, हमने एडवांस दे रखा है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, एडवांसेस गिवन है ना, करंट एसेट होता है। तो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस नॉन करंट एसेट होगा। तो बताओ, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट करंट एसेट की नॉन करंट एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट करंट एसेट की नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट। तो उसी तरह से लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस करंट एसेट की नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट। क्लियर? तो नॉन करंट एसेट में क्वेश्चन में कुल मिला के 3 आइटम है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी है, और लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस भी है। बहुत समझना पड़ेगा, बिना समझे रेशियो पूरा गहराई है इसमें, तुमको बता रहे पोस्टमार्टम होने वाला है, पोस्टमार्टम है ना, बिना समझे तुम तुरंत आंसर दे दोगे, इन्वेंटरीज और प्रीपेड एक्सपेंस जोड़ देते करंट एसेट आ जाएगा, तो फिर फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो करंट एसेट से माइनस तो करना पड़ेगा, ऊपर जीरो हो जाएगा। अगर तुम बोलोगे इन्वेंटरीज प्लस प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट होता है, तो वही फिगर यहां भी बैठेगा, वही फिगर यहां माइनस भी होगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब करंट एसेट निकालने का दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा। तो दूसरा तरीका क्या है, टोटल एसेट से नॉन करंट एसेट को माइनस कर देंगे। अटेंटिव रहो, ध्यान देते रहो। टोटल एसेट में 2 ही एलिमेंट होता है, एक होता है नॉन करंट एसेट, दूसरा होता है करंट एसेट। तो टोटल एसेट से जब नॉन करंट एसेट माइनस करेंगे तो करंट एसेट आ जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप सम्स करते हैं, तभी हम लोग को समझ में आएगा। ज्यादा डिस्कशन अभी नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना, 14, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर है 14। इधर ध्यान दो, सबसे पहले ऐसे लिखो कॉपी में, नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स के अंदर आ जाएगा प्रॉपर्टी कॉमा प्लांट एंड इक्विपमेंट प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। पहले सबको क्लियर करो, इतना तक समझ में आए, जो इक्वेशन बनाए, ये इक्वेशन समझ में आया सबको? ये सब नॉन करंट एसेट है, इन सब में वैल्यू पुट करके नॉन करंट एसेट का टोटल निकाल लो, 6 लाख। उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 4 लाख, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 1 लाख। तो ये कुल मिला के, हाँ कौन सा, नहीं वही तो हम बता देंगे। टोटल डेट 12 लाख है, टोटल एसेट 16 लाख है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ब्रैकेट में फिक्स्ड एसेट 6 लाख है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1 लाख है। अच्छा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1 लाख है ना, सॉरी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1 लाख है, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 4 लाख है। ठीक है, तो मैं, और लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस भी 1 लाख है, तो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, तो ये 8 लाख। बताओ यहां तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, अटेंटिव रहना है। नेक्स्ट, हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू नॉन करंट एसेट?
प्लस करंट एसेट्स, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना, समझना पड़ेगा तुमको। रेशियो रटने वाला चैप्टर है ही नहीं। हम बोलते हैं पूरा फॉर्मूला लेके बैठ जाओ, एक सम नहीं बन पाएगा जब तक तुम समझोगे नहीं चीजों को। तो नॉन करंट एसेट्स पता है, टोटल एसेट्स पता है। देखो तो क्वेश्चन में टोटल एसेट्स कितना है? 16 लाख है। नॉन करंट एसेट्स का टोटल कितना है? 8 लाख है। तो करंट एसेट्स निकल जाएगा। कितना आ रहा है करंट एसेट? 8 लाख। कोई डाउट नहीं यहां तक? करंट एसेट आ रहा है 8 लाख। यहां तक क्लियर है? यहां तो कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़ते हैं। देखो तो क्वेश्चन में सब कोई टोटल एसेट वाला काम हो गया। अब देखो तो क्वेश्चन में टोटल डेट दिख रहा है? दिख रहा है? तो बताओ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स करंट लायबिलिटी होता है कि नॉन करंट लायबिलिटी? अटेंटिव रहो, नहीं थोड़ा सा नहीं सुनोगे चैप्टर छूट जाएगा। चैप्टर में तुमको गहराई तक जाना है, तुम समझ नहीं पा रहे हो। कुछ कुछ चैप्टर्स होता है कि बस ये आइटम आएगा, इसमें क्या तुमको पोस्टमार्टम हो रहा है कि चीज समझना है, और ये चैप्टर करते करते वो थ्योरी चैप्टर करा दे रहे हैं। और तुम रीड करो सब तुमको समझ आए। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स इज अ पार्ट ऑफ नॉन करेंट लायबिलिटी। वैसे करके बताओ लॉन्ग टर्म प्रोविजन इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नॉन करेंट लायबिलिटी। एंड और कोई नॉन करेंट लायबिलिटी है नहीं, तो बताओ टोटल डेट से अगर हम नॉन करेंट लायबिलिटी को हटा दें तो करंट लायबिलिटी आ जाएगा। क्लियर? तो पहले हम क्या करेंगे? नॉन करंट लायबिलिटी निकालेंगे। तो लिखो नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन में एक आइटम है कि दो आइटम है? दो आइटम है। तो कॉपी में लिखो नेक्स्ट लाइन, नॉन करंट लायबिलिटीज इज इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो वैल्यू पुट करो। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितना? 4 लाख। ठीक है। एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी कितना? 4 लाख। तो कुल मिला के 8 लाख हुआ। डन यहां तक क्लियर? अच्छा, टोटल डेट को हम लोग टोटल लायबिलिटीज भी बोल सकते हैं। ठीक है, या अच्छा टोटल डेट ही लिखते हैं। ठीक है, एक ही बात है। टोटल डेट इज इक्वल्स टू नॉन करंट लायबिलिटीज। आगे क्या होगा इक्वेशन में बताओ? प्लस करंट लायबिलिटीज। चैप्टर को समझना है। तो टोटल डेट देखो कितना? 12 लाख। नॉन करंट लायबिलिटीज कितना? 8 लाख। तो यहां से निकल जाएगा करंट लायबिलिटीज जो कि आ रहा है 4 लाख। तो अभी तक हमने दो चीज निकाला, एक करंट एसेट निकाला, एक करंट लायबिलिटी निकालना। हमको निकालना क्या है? क्विक रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है क्विक एसेट बाई क्विक लायबिलिटीज, दैट इज करंट लायबिलिटीज। फटाफट पहले सबको यहां तक कॉपी करो। यहां तक समझ में आ रहा है? असली खेला कल से स्टार्ट होगा, जब हम लोग शेयर होल्डर्स फंड, कैपिटल एम्प्लॉयड ये सब सीखेंगे। मिस मत कर देना क्लासेस। रेशियो का हर क्लास तुमको इंटरेस्टिंग भी लगेगा और तुमको चैलेंजिंग भी लगेगा। हम तुमको बता रहे हैं आने वाला क्लासेस सिर्फ फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला के अंदर तक जाके तुमको उसका रीजन समझना पड़ेगा। हाँ, दोनों एक साथ। इसको हटा दे, मिटा दे इसको। दवाई और बुराई दोनों एक साथ। आगे ध्यान देते हैं। बच्चे लोग कुछ कमेंट कर रहे थे, उन लोग को थोड़ा समझा दिए। अब उसके नीचे लिखो क्विक रेशियो। क्या फॉर्मूला होता है? क्विक एसेट्स बाय क्विक लायबिलिटीज।
इस फॉर्मूला को हम लोग तोड़ेंगे तो करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस होल डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो बताओ कितना आया था करंट एसेट्स? 8 लाख। इन्वेंट्रीज कितना दिया हुआ है? 1,90,000। प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है? हाँ, और करंट लायबिलिटी कितना निकाले थे? तो बेसिकली 8 लाख में से 2 लाख माइनस, तो ऊपर 6 लाख, नीचे 4 लाख। अच्छा, फॉर्मूला वाला पेज में जाके ना अभी तो लिखवा दे रहे हैं। फॉर्मूला वाला पेज में जाके तुम लोग एक काम करो, लिख लो आइडियल लिक्विड रेशियो इज 1:1। लिख लो ये बात, फॉर्मूला वाले पेज में जाके ये बात लिख लो, आइडियल लिक्विड रेशियो। अच्छा, लिक्विड रेशियो मतलब एसिड टेस्ट रेशियो, एंड एसिड टेस्ट रेशियो मतलब क्विक रेशियो। लिक्विड रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, क्विक रेशियो सब एक ही बात होता है, ठीक है। आइडियल लिक्विड रेशियो इज 1:1। क्लियर? 1:1। तो आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट क्लास फिर कल कंटिन्यू करेंगे।